नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सेकंड ग्रेड आरपीसी सेकंड ग्रेड बायोलॉजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जेनेटिक्स वाला। जेनेटिक्स के दो भाग बने थे। इसमें फर्स्ट पार्ट में 50 प्लस क्वेश्चन देखे थे और सेकंड पार्ट में हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखे थे। इस प्रकार से 100 प्लस क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स के कंप्लीट हो जाते हैं और विश्वास रखिए कि उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता वो है मोलिकुलर बायोलॉजी, यानी कि आणविक जीव विज्ञान, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इस प्रकार के लिपिड हैं। इस प्रकार के जो मोलिकुलर बायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके एनसीईआरटी और जो ग्रेजुएशन की बुक हैं उनसे तैयार किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आरपीसी सेकंड ग्रेड में पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार का पैटर्न हो गया कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है और इन क्वेश्चंस के आसपास ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ये जो आपका टॉपिक रहेगा ये आपकी आरपीसी सेकंड ग्रेड के साथ साथ में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, जो अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम होना उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर आपके नीट 2023 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीट की जो पीछे एग्जाम हुई है उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। स्पेशकर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये हमने शामिल किए, लेकिन अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है वाटसन, सेकंड है क्रिक, थर्ड है ए व बी दोनों और फोर्थ है विल्किंस। अब देखो, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक, इन दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये 1953 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसके अलावा हम बात करें तो ये डीएनए था किस प्रकार का जिसका इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था? वो बी प्रकार का डीएनए था, बी डीएनए। देखो, डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक तो वामावर्त डीएनए, वामावर्त डीएनए एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है दक्षिणावर्त डीएनए, दक्षिणावर्त डीएनए जो कि क्लॉकवाइज होता है। वामावर्त डीएनए के अंतर्गत एक ही आता है जेड डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है पहले कि निम्न में से वामावर्त डीएनए कौन सा? तो जेड डीएनए हो जाएगा। जबकि दक्षिणावर्त जेड जो डीएनए है उनमें ए, बी, सी और डी, ये सभी डीएनए दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्यूरिन की मात्रा पिरामिडिन के बराबर होती है, यह किसने बताया था? यानी कि प्यूरिन जो होते हैं, नाइट्रोजनस क्षार की हम बात करते हैं, जो डीएनए के अंदर, डीएनए में क्या पाया जाता है? देखो, डीएनए के अंदर एक तो होता है नाइट्रोजनस क्षार, ये हमने बात कर ली, एक होती है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, चलो हिंदी में लिख देते हैं पेंटोज शर्करा, और एक होता है फॉस्फेट समूह। तो ये तीन इसमें उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन। प्यूरिन वे होते हैं जिनमें दो वलय वाली संरचना उपस्थित होती है, दो वलय वाली, जबकि पिरामिडिन में एक वलय वाली संरचना होती है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करें प्यूरिन होते कौन कौन से हैं। प्यूरिन जो होते हैं इनमें एडिनिन और आपका जो एडिनिन और जो साइटोसिन होता है, सॉरी गुवानिन, एडिनिन और गुवानिन इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। और जो पिरामिडिन होता है, पिरामिडिन, पिरामिडिन के अंतर्गत एडिनिन और साइटोसिन शामिल करते हैं। एक बार देखो, थोड़ा सा ये कंफर्म करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। विशेषकर हम बात करें कि जो नियम था, ये अभी प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा का जो नियम था ये किसने दिया था? ये दिया था आपके चारगाफ ने। तो
तो ये तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए कि ये पिरामिडिन और पिरामिडिन की संरचना किस प्रकार से होती है। और इसमें हम बात करें तो हाँ सही है, ये मैंने आपको सही बताया कि एडेनिन और गुआनिन जो होता है, पिरामिडिन है इसमें एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन हो जाएगा, और प्यूरिन जो होगा एडेनिन और गुआनिन होगा। अब जो चारगाफ ने जो बताया था वो क्या बताया था कि एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, यानी इनकी मात्रा बराबर होती है। प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है, ये चारगाफ ने बताया था, चारगाफ ने। और चारगाफ ने एक समीकरण दिया था A प्लस जी बटे टी प्लस सी इक्वल टू 1। ये ध्यान में रखिए कि इनका जो अनुपात होता है वो 1 के बराबर होता है। इन दोनों की मात्रा समान होती है। अब समान मात्रा का अनुपात हम निकाले तो 1 के बराबर होता है, ये बताया था चारगाफ ने। प्यूरिन और पिरिमिडिन हमने बात कर ली। प्यूरिन कितने होते हैं, देखो प्यूरिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे बता दूँ। अब देखिए प्यूरिन की हम बात करें, प्यूरिन कौन कौन से हैं, एक तो एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है। और पिरिमिडिन की हम बात करें, पिरिमिडिन होता है, एक तो थाइमिन होता है, लेकिन जब आरएनए की बात करें तो उसमें यूरेसिल भी उपस्थित होता है, और इसके अलावा एक साइटोसिन होता ही है। और यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 2 उपस्थित होते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन के मध्य हम बात करें तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, ये ध्यान में रखना है। जब आरएनए की बात करें तो ये एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, ये यूरेसिल के साथ जुड़ता है। यानी कि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। तो प्यूरिन और पिरामिडिन की बराबर जो मात्रा ये किसने बताई थी, चारगाफ ने बताई थी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वामावर्त डीएनए होगा, यानी कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ये मैंने आपको बता दिया है कि राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। एक तो वामावर्त डीएनए, और ये हो गया वामावर्त, और ये दक्षिणावर्त डीएनए। ये मैंने बता दिया दक्षिणावर्त कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ए बी सी और डी ये होते हैं दक्षिणावर्त, और वामावर्त में जेड डीएनए आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। वामावर्त डीएनए होगा लेफ्ट हैंडेड डीएनए, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जेड डीएनए जो होता है वो वामावर्त डीएनए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था। तो न्यूक्लिक अम्ल की हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था, ऑप्शन फर्स्ट है एफ मिशर ने, सेकंड है अल्टमान ने, थर्ड है फ्लेमिंग ने, और फोर्थ है वाटसन ने। तो न्यूक्लिक अम्ल नाम है ये, बात करें तो न्यूक्लिक, पहले इसको न्यूक्लिन कहा था, न्यूक्लिन किसने कहा था, न्यूक्लिन कहा था मिशर ने, न्यूक्लिन मिशर ने कहा था। जबकि इसे न्यूक्लिक एसिड, इसके एसिडिक प्रकृति के बारे में किसने बताया था, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था, तो ये अल्टमान ने दिया था, अल्टमान ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल नाम वो अल्टमान ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, SSRNA यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक सूत्री डीएनए, SSDNA, एक सूत्री डीएनए किस में पाया जाता है ये, तो ऑप्शन फर्स्ट है 5x174, सेकंड है M13, और थर्ड है F1 फेज, और फोर्थ है ओल। तो ये सभी क्या है, बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी जिसे हम कहते हैं। तो 5x174, M13 और F1 फेज, इन तीनों में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, एक सूत्री डीएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ATTAAGGC, ये डीएनए का एक कोड अनुक्रम दे रखा है। डीएनए अनुक्रम के विरुद्ध एक एंटीसेंस अनुक्रम क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा अनुक्रम क्या होगा। डीएनए की हम बात करें तो डीएनए में इसका उल्टा अनुक्रम क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट, पहले हम इसको बनाए लेते हैं यहाँ पर ATTAAGGC। अब देखो ए के स्थान पर डीएनए में क्या आता है, टी आता है, टी के स्थान पर डीएनए में ए आता है, और टी के स्थान पर ए हो जाएगा, ए के स्थान पर फिर से टी, और यहाँ पर हो जाएगा टी, और यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पे सी, और यहाँ पे जी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर किस में मिल रहा है, इसमें तो ए आ रहा है, ये तो नहीं होगा, सी पहले आ रहा है, इसमें नहीं, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा TAATTCCG। तो ये आपका डीएनए अनुक्रम हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कोविड-19 में आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ACF का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन पहले। कोविड-19 आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसमें किस प्रकार का DNA या RNA होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सेकंड है डबल स्टैंडर्ड DNA, थर्ड है सिंगल स्टैंडर्ड RNA और फोर्थ है डबल स्टैंडर्ड RNA। अब देखो कोविड-19 की हम बात करें तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA उपस्थित होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कोविड-19 में सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक सूत्री RNA उपस्थित होता है। और एक होता है रियो वायरस। रियो वायरस में कई सारे वायरस आते हैं, तो रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये किसने बताया था? DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये किसने बताया था? ऑप्शन फर्स्ट है हर्षे ने, सेकंड है चेज ने, थर्ड है दोनों ने और फोर्थ है कोई नहीं। अब देखो हर्षे और जो चेज थे, पहले ये था कि DNA RNA और प्रोटीन, DNA RNA और प्रोटीन, ये तीनों क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो हर्षे और चेज थे, इन्होंने DNA से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने एक तो फॉस्फोरस लिया और फॉस्फोरस 13 और एक फॉस्फोरस 14, ये इन्होंने दो P13 और P14, ये दो इन्होंने क्या लिए? समस्थानिक लिए, और इनका प्रयोग करके DNA आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और ये किसने किया था? हर्षे व चेज दोनों ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ में RNA भी उपस्थित होता है। ये नहीं कि RNA क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो आनुवांशिक RNA, एक अनानुवांशिक RNA। कुछ जो वायरस होते हैं उनमें RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो यहाँ पर DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये किसने बताया था? हर्षे व चेज ने प्रयोग करके सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 9। DNA रेप्लिकेशन का महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा? DNA रेप्लिकेशन, तो ऑप्शन फर्स्ट है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड है DNA पॉलीमरेज थर्ड और फोर्थ है DNA पॉलीमरेज थर्ड और फोर्थ है ऑल सभी। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। DNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये DNA रेप्लिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी पता चल गई होगी, DNA जो पॉलीमरेज होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और मुख्य रूप से हम बात करें तो DNA रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है? DNA पॉलीमरेज थर्ड ही काम आता है। देखो DNA रेप्लिकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो DNA की जो श्रृंखला होती है वो इस प्रकार से होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो एक हेलिकेज एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम, ये क्या करता है? पहले इसको खोलता है और इसको बाद में खोलने के बाद में क्या होता है? जो कुंडलन होता है इसको खोलता है। खोलने के बाद में इसके साथ में कुछ SSB प्रोटीन्स आकर के जुड़ जाती है। SSB प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन, यहाँ पर आकर के जुड़ जाती है और इसको वापस बाइंडिंग होने से रोकती है। इसके बाद में इसके ऊपर DNA पॉलीमरेज, RNA प्राइमर लिया जाता है। RNA प्राइमर के बाद में DNA पॉलीमरेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है? इस पर लगातार DNA का निर्माण करता है। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होता है इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इस पर लगातार DNA का निर्माण होता है। जबकि नीचे वाला जो होता है इसमें इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में DNA बनता है, जिसे हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। और ये जो लेगिंग स्ट्रैंड होता है इस पे जो DNA के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड कहते हैं। और इनको बाद में एक एंजाइम होता है लाइगेज, लाइगेज एंजाइम, वो क्या करता है? इस DNA को जोड़ करके एक कंप्लीट DNA का निर्माण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटीन संश्लेषण के समय एमिनो अम्ल वाहक का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण के समय होता क्या है? तो एक तो देखो mRNA होता है, mRNA पे एक होती है राइबोसोम की सब यूनिट और एक ऊपर होती है राइबोसोम की दूसरी सब यूनिट, और एक होता है tRNA, इस प्रकार से उपस्थित होता है। ये एक tRNA होता है, यहाँ पर ये 3 डेज सीरा, ये 5 डेज सीरा, और ये टी साइंसी लूप बोलते हैं इसे। और ये होता है एमिनो एसाइल सिंथेड एंजाइम उपस्थित होता है इसे, और इसे बोलते हैं ACU। एक मिनट,
एमिनोसाइल सिंथेज जो होता है एक मिनट, इसको देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। कई बार क्या होता है संरचना में दिक्कत आ जाती है। मुख्य रूप से हम बात करें तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक बार आरएनए की स्ट्रक्चर हम देखें तो किस प्रकार की होती है, एक बार देख लेते हैं। टीआरएनए की संरचना की हम बात करें तो टीआरएनए का जो क्लोर लीफ मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था क्लोर लीफ मॉडल। एक मिनट, इसमें मिलेगा। कई बार क्या हो रहा है थोड़ा सा बहुत सारे हम क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें कन्फ्यूजन सा आ जाता है, तो एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर गलत मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि गलत बताने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसका मैं नाम बता देता हूँ आपको, DHU। देखो थोड़ा सा नाम हम पहुँच गए थे लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। DHU डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिनिक, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। और ये क्या करता है, एमिनोसाइल सिंथेटेज जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर उपस्थित होता है, और यहाँ पर होता है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन उपस्थित होता है, एंटीकोडोन। और ये कोडोन कौन सा होता है, जो mRNA पे उपस्थित होता है उस कोडोन का क्या होता है, ये व्युत्क्रम होता है, अनुक्रम होता है। तो एमिनो एसिड का वाहक का कार्य कौन करता है, यहाँ पर देखो mRNA, rRNA, tRNA। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, tRNA। tRNA जो होता है ये एमिनो एसिड सिंथेटेज का कार्य करता है। एमिनो एसिड सिंथेटेज का कार्य करता है tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक अम्ल की हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है एमिनो एसिड, सेकंड है नाइट्रोजनस बेस, थर्ड है न्यूक्लियोसाइड और फोर्थ है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो डीएनए होता है, मुख्य रूप से हम बात करें, या न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें एक तो होता है शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा, और साथ में नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, बेस होते हैं, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। शर्करा, नाइट्रोजनस क्षार और फॉस्फेट समूह। और इसी फॉस्फेट समूह के कारण क्या होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और एसिडिक नेचर ये प्रदर्शित करता है। डीएनए एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है डीएनए। अब शर्करा और नाइट्रोजनस क्षार अगर मिलकर के संरचना बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब शर्करा और क्षार ये दोनों ही मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और ये तीनों जब उपस्थित होते हैं इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आरएनए संश्लेषण नियंत्रित करता है, तो आरएनए संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड है एन फैक्टर, थर्ड है रो फैक्टर और फोर्थ है एंडोन्यूक्लिएज। अब देखो सामान्यतः आरएनए का संश्लेषण ये करता तो कौन है, आरएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन इसका नियंत्रण है ये किया जाता है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो आरएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बता दिया ये क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। ऑप्शन फर्स्ट है ये आरएनए, ये यहाँ पे आरएनए हो जाएगा, ये आरएनए। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण, आरएनए से डीएनए का संश्लेषण, उपरोक्त दोनों, और फोर्थ है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने का। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बनाने का कार्य आरएनए पॉलीमरेज का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? लाइगेज एंजाइम का मुख्य रूप से हम बात करें कार्य क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए सेपरेशन, सेकंड है डीएनए डीनेचुरेशन, थर्ड है डीएनए अटैचिंग, अटैचिंग यानी कि जुड़ना या जोड़ना, डीएनए रिकॉग्निशन। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अटैचिंग यानी कि डीएनए को जोड़ने का कार्य लाइगेज का होता है। रेप्लिकेशन में हमने बात की थी कि जो ओकाजाकी खंड बनते हैं, ओकाजाकी खंड, उन ओकाजाकी खंड को आपस में जोड़ने का कार्य लाइगेज के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। आनुवांशिक कोड की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? आनुवांशिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है खुराना, सेकंड है वाटसन, थर्ड है नीरेनबर्ग, ये मथाई है, मथाई, और फोर्थ है गेमेव। अब देखो जो आनुवांशिक कोड है इसकी खोज है एक तो खुराना थे, एक नीरेनबर्ग और एक थे मथाई। इन तीनों ने मिलकर के जो आनुवांशिक कूट है, आनुवांशिक कोड है, इसकी खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आरएनए की आनुवांशिक कोड की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? इसमें खुराना, वाटसन तो होगा नहीं, गेमोव भी नहीं होगा, नीरेनबर्ग और मथाई यही होगा इसका मुख्य रूप से हम बात करें तो। और वैसे आपको तीनों भी मिल सकते हैं आंसर में, खुराना, नीरेनबर्ग और मथाई। तो आनुवांशिक कोड की जो खोज है वो खुराना, नीरेनबर्ग और मथाई के द्वारा की गई थी। गेमोव ने इस शब्द का प्रयोग किया था, कोड शब्द का प्रयोग, आनुवांशिक कोड शब्द का प्रयोग गेमोव ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा आरएनए सेल्स में बहुतायत से होता है? कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में आरएनए कौन सा पाया जाता है? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, इनमें से कोई नहीं। देखो एमआरएनए होता है ये बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव रहता है, टीआरएनए ये भी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो लगभग 80% है आरएनए का, लगभग 80% है वो आरआरएनए उपस्थित होता है, राइबोसोमल आरएनए उपस्थित होता है। और इसका जो राइबोसोम का निर्माण है, राइबोसोम का निर्माण वो किसके द्वारा होता है? तो ये आरआरएनए प्लस जो प्रोटीन होती है उससे उपस्थित होता है, तभी तो कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। और ये मुख्य रूप से उपस्थित कहाँ होता है? तो ये केंद्रिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज की हमने पहले ही बात कर ली। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एलोंगेशन और उपरोक्त सभी। तो डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य भी करता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सिंथेसिस का कार्य भी करता है, डीएनए एलोंगेशन का कार्य भी करता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड क्या होता है ये मान लीजिए आप। ऑप्शन फर्स्ट है यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक, सभी जगह मान्य। सेकंड है ट्रिपलेट यानी कि 3 कोड का समूह होता है, ये भी सही है। थर्ड है नॉन एम्बिजिनस। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि एक एमिनो एसिड को एक ही कोड कोडित करता है। नॉन एमिनस का मतलब क्या होता है, कई कई जगह क्या इसके अपवाद भी मिल जाती हैं। ट्रिपलेट 3 कोडोन का समूह होता है, जैसे जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं AUG GUG, ये इस प्रकार से जो कोड होते हैं ये 3 कोडोन का समूह होता है। जैसे हम टोटल होते कितने हैं तो 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 कोडोन होते हैं ना टोटल, तो 16 चूँकि 64 हो जाएंगे। तो टोटल कोडोन कितने होते हैं? 64 होते हैं। और ये 64 कोडोन 20 एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, 20 एमिनो अम्ल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। स्टॉप कोडोन किसे कहा जाता है? स्टॉप यानी कि समापन कोडोन। समापन कोडोन किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है UAA, सेकंड है UAG, थर्ड है UGA और फोर्थ है सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि UAA, UAG और UGA ये सभी ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसी कारण से समापन कोडोन कहते हैं। अब समापन कोडोन का पता चल गया तो हमें आरंभक कोडोन भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? आरंभक कोडोन या इनिशियल या शुरुआती या इनिशिएशन जो कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं? जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करते हैं, तो ये होता है AUG। AUG जो होता है ये क्या करता है? मीथ्योनिन एमिनो एसिड को कोड करता है, और आरंभिक कोडोन ये होता है AUG। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट है रेकॉन, सेकंड है म्यूटोन, थर्ड है सिस्टोन और फोर्थ है सभी।
अब देखो जीन की संरचना देखिए तो इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ पर हम बात करें तो ये रिकोन हो गया, ये म्यूटोन हो गया और ये हो गया सिस्टोन। तो रेकोन तो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, म्यूटोन जो होती है म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सिस्ट्रोन होती है ये आपकी क्या होती है, जीन की क्रियात्मक इकाई होती है सिस्ट्रोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जंपिंग जीन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये पिछले वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है मेंडल, सेकंड वाटसन, थर्ड मॉर्गन और फोर्थ है मैकक्लिंटोक। तो यही हो जाएगा बारबरा मैकक्लिंटोक। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? बारबरा मैकक्लिंटोक। जंपिंग जीन की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्रोमोसोम बने होते हैं, तो जो गुणसूत्र होते हैं मुख्य रूप से हम बात करते हैं किसके बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए, आरएनए, स्टोन, नॉन स्टोन। सेकंड है डीएनए एंड स्टोन, थर्ड है डीएनए आरएनए और फोर्थ है डीएनए आरएनए स्टोन। अब देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी, स्टोन भी और नॉन स्टोन भी। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गुणसूत्र का कौन सा भाग जीर्णता और कैंसर से संबंधित होता है? गुणसूत्र का कौन सा भाग जीर्णता और कैंसर से संबंधित होता है? अब देखो ये इस प्रकार से गुणसूत्र होता है, जब हम बनाएं तो इसका जो अंतिम भाग होता है यहाँ पर जो उपस्थित होता है इसे हम कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर। जब हम वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब इस टीलोमियर को हटा दें तो व्यक्ति में बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा, यानी कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए क्या रहेगा? जवान रहेगा। तो इस टीलोमरेज जो एंजाइम होता है, टीलोमरेज, इस एंजाइम के द्वारा इसे हटाया जाता है और इसे हटाने के बाद कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। यानी कि जीर्णता और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल ये टीलोमियर जो गुणसूत्र का अंतिम जो भाग होता है वो ही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम की बात करें तो जो गुणसूत्र होता है, देखो इस प्रकार से ये गुणसूत्र होता है, बीच में ये प्राथमिक संकुचन होता है, तो ये बीच वाला ये जो भाग होता है ये सेंट्रोमियर कहलाता है, सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर किसे कहते हैं? काइनेटोकोर इस सेंट्रोमियर पर उपस्थित एक बिंदु होता है और इसी बिंदु से जो तर्कुतंतु बनते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है तो वो तर्कुतंतु किसके साथ में जुड़ते हैं? इस काइनेटोकोर के साथ में ही जुड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? गुणसूत्र शब्द ऑप्शन फर्स्ट है मॉर्गन, सेकंड है वाल्डेयर, थर्ड है सटन एंड बावरी और फोर्थ है सभी। देखो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम वाल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था। अब क्वेश्चन ये बनता है क्रोमोसोम की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? तो क्रोमोसोम की खोज वो स्टार्सबर्गर ने की थी। स्टार्सबर्गर के द्वारा क्रोमोसोम की खोज की गई थी, जबकि क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आनुवांशिकता की इकाई है वो किसे कहा जाता है? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए, सेकंड है क्रोमोसोम, थर्ड है जीन और फोर्थ है सभी। देखो आनुवांशिकता की इकाई की हम बात करें तो वो कहते हैं हम जीन को। इकाई यूनिट की बात करें तो जीन को कहा जाता है, जबकि आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए हो जाएगा। और आनुवांशिक वाहक की बात करें तो आनुवांशिक वाहक हो जाएगा क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया? न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑप्शन फर्स्ट है वाल्डेयर, सेकंड है टेलर, थर्ड है कोरनबर्ग थॉमस और फोर्थ है वाटसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो कोरनबर्ग थॉमस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो होता है इसमें इस प्रकार से क्या होती है? संरचना उपस्थित होती है। ये जैसे सोलेनोइड का मॉडल आपने देखा होगा उसी प्रकार के न्यूक्लियोसोम मॉडल है इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें होता क्या, आप देखो जो स्टोन प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन ये होती है मुख्य रूप से 5 प्रकार की। H1, H2A, H2B, H2B, H3B, H4 और H5 ये इस प्रकार से उपस्थित होती है। तो ये H1, H2A, H2B और H4 ये क्या होती है? ये इस प्रकार से 4 समूह में उपस्थित होती है। प्रत्येक के 2 अणु इसमें, 2 अणु इसमें, इसमें 2 अणु, इस प्रकार से 2 अणु होते हैं। टोटल ऑक्टेट का निर्माण करते हैं। ऑक्टेट का निर्माण करते हैं और इस ऑक्टेट के चारों ओर क्या होता है? जो डीएनए होता है वो कुंडलिन इसके ऊपर पाया जाता है इस प्रकार से। और आगे डीएनए ये उपस्थित होता है, बहुत सारे इसी प्रकार से संरचना उपस्थित। बीच में जो उपस्थित इनको जोड़ने का कार्य करता है वो होता है H1। ये जो स्टोन प्रोटीन है तो ये 2 डीएनए को जोड़ने का कार्य करते हैं, जबकि ऑक्टेट में 4
स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। और ये इसी प्रकार से जैसे आपने माला देखी होगी, इस प्रकार से जो माला होती है उसी प्रकार की संरचना होती है न्यूक्लियोसोम की। किसने बताया था? कोरनबर्ग थॉमस ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। केंद्र का अभाव होता है तो केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिका, सेकंड है कंपेनियन सेल्स, थर्ड है बोथ, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस के अनुसार बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीव ट्यूब्स या चालनी नलिका होती है, इसमें केंद्र का अभाव होता है। जबकि इसके अलावा हम बात करें जो आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, देखो सामान्य आरबीसी की हम बात करें जब अपरिपक्व रहती है तो उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि अपवाद होते हैं इसके, ये अपवाद कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अपवाद के रूप में एक तो ऊंट होता है और एक लामा होता है। ऊंट और लामा, ये ऊंट जैसा ही होता है, लामा थोड़ा सा छोटा होता है। इनमें क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे कम गुणसूत्र तो ऑप्शन फर्स्ट है एस्केरिस मेगालासिफोला, सेकंड है ओलोकेंथा, थर्ड है अमीबा और फोर्थ है हेप्लोपेपस। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्केरिस मेगालोसिफेला में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन, स्ट्रक्चर का अध्ययन है वो कौन सी अवस्था में किया जाता है? अब देखो जब हम माइटोसिस या मियोसिस, कोशिका विभाजन की हम बात कर लेते हैं। कोशिका विभाजन जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सी अवस्था आती है जिसमें गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टेलोफेज। अब देखो प्रोफेज अवस्था की हम बात करें तो इसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? जैसे थोड़े बहुत मोटे होकर के संघनित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। और मेटाफेज में थोड़े और संघनित हो जाते हैं। और जो मेटाफेजिक प्लेट होती है, देखो इस प्रकार से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये तर्कुतंतु निकले रहते हैं और ये मेटाफेजिक प्लेट में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र अधिक संघनित हो जाते हैं और मोटे दिखाई देते हैं। तो संरचना का अध्ययन है वो इसी समय किया जाता है। संरचना का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में ही किया जाता है। अब बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में किसका अध्ययन करते हैं? एनाफेज में जो गुणसूत्र होता है उसकी आकृति का अध्ययन किया जाता है। एनाफेज में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है। देखो किस प्रकार से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एनाफेज में हम बात करें तो देखो एक तो होती है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और एक एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और एक होती है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? वी शेप्ड की आकृति बनती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार की आकृति बनाते हैं मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक में इसमें थोड़ी सी इस प्रकार की आकृति बनती है, यानी कि ये इस प्रकार की आकृति बनती है, ये बनती है एल शेप। सब मेटासेंट्रिक में एल शेप आकृति बनती है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होती है? जे शेप्ड आकृति बनती है, जे शेप्ड, जे शेप आकृति बनती है। और टीलोसेंट्रिक में आई शेप आकृति बनती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये अच्छे से ध्यान में रखना। ये आकृति किसके अनुसार बनती है? तो जो आपका सेंट्रोमियर होता है उसी के अकॉर्डिंग ये आकृति बनती है, क्योंकि सेंट्रोमियर ही बीच में उपस्थित होता है जिसे हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और इसकी जो संरचना होती है इसी के अनुसार चेंज होती रहती है। तो संरचना का अध्ययन मेटाफेज में और आकृति का अध्ययन एनाफेज में। और एनाफेज में क्या होता है? गुणसूत्रों का विभाजन होता है, ये भी ध्यान में रखना, गुणसूत्रों का विभाजन। एनाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र का विभाजन होता है। जब मियोसिस फेस्ट की बात करते हैं तो गुणसूत्र का पृथक्करण होता है, उसमें इंपॉर्टेंट है एनाफेज फेस्ट, क्योंकि गुणसूत्र का विभाजन मियोसिस फेस्ट में नहीं होता, उसमें पृथक्करण होता है। एनाफेज सेकंड जब होती है उसमें गुणसूत्रों का विभाजन होता है, जबकि माइटोसिस में सीधा फेस्ट ही होती है, उसमें सेकंड होती नहीं है। तो एनाफेज में गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
30 की बात करें तो अगुणित गुणसूत्र समुच्चय क्या कहलाता है? अगुणित गुणसूत्र समुच्चय क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मिड, सेकंड है जीनोम, थर्ड है न्यूक्लियोसोम और फोर्थ है सभी। तो अगुणित गुणसूत्र समुच्चय जीनोम कहलाता है, जीनोम कहलाता है। प्लाज्मिड क्या होता है? ये जीवाणु में पाया जाता है और ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा गोलाकार या सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एमआरएनए पर जुड़े कई राइबोसोम का समागम क्या कहलाता है? ये एमआरएनए है 5 days to 3 days और इसके ऊपर बहुत सारे इस प्रकार से क्या होते हैं, ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं, बड़ी यूनिट सब यूनिट, बड़ी यूनिट सब यूनिट, इस प्रकार से। तो ये बहुत सारे जुड़ करके क्या बनाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पोलिसोम, सेकंड है इनफॉर्मोसोम, थर्ड है बोथ और फोर्थ है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एमआरएनए पर जब कई राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, उसे पोलिसोम कहते हैं। और जब जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए ये प्रोटीन के साथ जुड़ता है, प्रोटीन के साथ जुड़ता, तब इसे इनफॉर्मोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, युग्मक यानी गेमेट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अब देखो मैन की हम बात करें, एक फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल और मेल। मेल में क्या होता है? युग्मक बनता है, जैसे हमारे अंदर मनुष्य के अंदर बात करें तो स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। तो इस मनुष्य में सामान्यतः हम बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी 46 होते हैं और 46 में फिर मियोसिस वगैरह होने के बाद में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म में 23 रह जाते हैं, जबकि ओवम में भी 23 होती हैं और बाद में ये जुड़ करके 46 बना लेते हैं। तो युग्मक कौन से हैं? स्पर्म और ओवम क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वाई क्रोमोसोम की किस ग्रुप में उपस्थित होता है? वाई क्रोमोसोम किस ग्रुप में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ए, सेकंड है बी, थर्ड है सी और फोर्थ है जी। तो वाई क्रोमोसोम किस में उपस्थित होता है? तो जी में उपस्थित होता है वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एल आकृति का गुणसूत्र कहलाता है? तो ये मैंने पहले ही बताया था। एल आकृति का गुणसूत्र किसमें, जो एनाफेज अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था में क्या करता है? आकृति का अध्ययन करते हैं हम गुणसूत्र की, तो इसमें अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है। एल आकृति का गुणसूत्र कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो होता है ये वी शेप्ड होता है, सब मेटासेंट्रिक ये एल शेप्ड होता है, एक्रोसेंट्रिक जो ये होता है जे शेप्ड होता है और टीलोसेंट्रिक आई शेप्ड होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आरपीसी में ये पहले पूछा जा चुका है। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है क्रिक, सेकंड है वाटसन, थर्ड है मॉर्गन और फोर्थ है बावेरी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी। अब सेंट्रल डोगमा होता क्या है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का। और ये होता है ट्रांसलेशन, 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 अनुवादन। डीएनए से आरएनए का, आरएनए से प्रोटीन का। तो सूचनाओं का जो प्रसारण होता है वो एक दिवसीय होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इसे ही सेंट्रल डोगमा कहा था क्रिक ने। लेकिन जो टेनन और बाल्टीमेयर दो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने बताया कि आरएनए से डीएनए का निर्माण भी हो सकता है और इसे इन्होंने क्या नाम दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया था। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज है वो किसने की थी? तो ये मैंने आपको बता दिया, टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 37, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसे हम अनुवादन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में 38, प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सर्वाधिक मात्रा में। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है वाटर, थर्ड है लिपिड और फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। जब प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में एक तो आपका न्यूक्लियस होता है और साथ में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में H2O जल होता है, लगभग 75 से 90% तक,
75 से 85% तक। इसके बाद में दूसरा प्रोटीन होता है, ये लगभग 7 से 10% तक होता है। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद में लिपिड भी इसमें उपस्थित होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी उपस्थित होता है, डीएनए और आरएनए भी उपस्थित होते हैं, आरएनए ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन पूछा यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। देखो H2O यहाँ पर हमने लिया ही नहीं, क्योंकि H2O के अनुसार हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि H2O कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता प्रोटीन में होती है, क्योंकि ये एमिनो एसिड से बना होता है, और अलग अलग प्रकार के, यानी कि लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो जैव विविधता पाई जाती है वो प्रोटीन एमिनो एसिड की उपस्थिति के कारण ही पाई जाती है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक एमिनो एसिड और एक अनावश्यक एमिनो एसिड। अनावश्यक एमिनो एसिड वे होते हैं जो जिनका निर्माण किसमें, हमारे बॉडी में हो जाता है, बॉडी में जिनका निर्माण होता है वो अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। और आवश्यक एमिनो एसिड वे होते हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। और ये मुख्य रूप से टोटल 10 ये होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। लेकिन आपको आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, इनके नाम याद होने चाहिए, अभी आगे हम इनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन निर्माण में कितने एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 20 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं प्रोटीन निर्माण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अनावश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है मीथियोनिन, सेकंड है लाइसिन, थर्ड है वेलिन और फोर्थ है सीरिन। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो अनावश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, ये अनावश्यक अम्ल नहीं है, नहीं अनावश्यक एमिनो अम्ल है, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा राइट, सीरिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। देखो कैसे, यहाँ पर टीवी मिल पाथ ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल उनका फॉर्मूला होता है थ्रियोनिन, वेलिन, मिथाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ये ट्रिप्टोफैन और स्टिडिन, ये 10 होते हैं टोटल। एक बार फिर से बता देता हूँ, थ्रियोनिन, वेलिन, मीथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और स्टिडिन, ये टोटल 10 होते हैं। टोटल 10 एमिनो एसिड होते हैं जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, और इसमें अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मीथियोनिन, वेलिन और लाइसिन इसमें आ गए। सीरिन जो होता है ये क्या होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 574, सेकंड है 674, थर्ड है 774 और फोर्थ है 544। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 574 एमिनो अम्ल है वो हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं, और इनकी 2 श्रृंखला होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा की 2 होती है, बीटा की 2 होती है। एक तो हीम समूह होता है और साथ में ग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है। हीम समूह और ग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है। हीम समूह में आयरन ग्रुप उपस्थित होता है, और ये श्वसन वर्णक की तरह कार्य करता है हीमोग्लोबिन। और मुख्य रूप से हम बात करें तो हमारी आरबीसी में उपस्थित होता है, और ये ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है गोल्जी बॉडी, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है लाइसोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसी कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का इंजन भी इसे कहा जाता है। ये कुछ उपनाम है, इसके ध्यान में रखने हैं। तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, और राइबोज इसमें होता क्या है, एक तो आरएनए उपस्थित होता है और एक प्रोटीन उपस्थित होती है, जिससे आरएनए का राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम की हम बात करें, एक तो 70S होता है, एक 80S होता है। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है प्रोकैरियोट कोशिका में। साथ में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और साथ में आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा होता है हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। 80S प्रकार का हमारी सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन, ऑप्शन फर्स्ट है कोलेजन, सेकंड है मायोसिन,
थर्ड है एल्बुमिन और फोर्थ है एक्टिन। तो ऑप्शन फर्स्ट ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलेजन प्रोटीन होती है ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती है ये हमारे पेशी में पाई जाती है। मायोसिन जो होती है एक स्थिर प्रोटीन होती है, ये इस प्रकार से मोटी प्रोटीन होती है, मोटे तंतु होते हैं ये इस प्रकार से, जबकि एक्टिन होते हैं ये पतले तंतु होते हैं, ये इस प्रकार से बीच बीच में उपस्थित होते हैं। तो जो पतले तंतु होते हैं ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि मोटे तंतु अगतिशील होते हैं। और विश्राम अवस्था में, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है अभी 2022 में। मोटे तंतु पर ट्रोपोनिन नामक एक प्रोटीन उपस्थित होती है जब ये विश्राम अवस्था में होती है, और जब ये इनका संकुचन होता है तो उसमें ये ट्रोपोनिन हट जाती है और ये इस पे फिसलती है एक्टिन प्रोटीन जो कि पतले तंतु होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अस्थि में पाया जाता है, अस्थि में क्या पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम मैग्नीशियम, सेकंड है मैग्नीशियम मैग्नीज, थर्ड है कैल्शियम फॉस्फोरस और फोर्थ है कैल्शियम आयरन। तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाए। कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं ये हमारी हड्डी में यानी अस्थि में उपस्थित होते हैं, बोन्स में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। लैक्टोज निम्न में से मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये तो क्या होता है माल्टोज होता है, माल्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन थर्ड है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये सुक्रोज का निर्माण है, ये होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और मेनोज। तो यहाँ पर देखो माल्टोज होता है ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है आपका लैक्टोज, और जिसे हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, दुग्ध शर्करा मिल्क शुगर। ग्लूकोज फ्रक्टोज है ये, इसका निर्माण सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं, और ये एक अनपचायक शर्करा है, अनपचायक शर्करा, ये ध्यान में रखना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कीटों में हीमोलिम्फ जो कि एक शर्करा है, कीटों में हीमोलिम्फ कौन सी शर्करा पाई जाती है? कीटों के हीमोलिम्फ में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्री हेलेज, सेकंड है मेनोज, थर्ड है फ्रक्टोज और फोर्थ है लैक्टोज। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्री हेलेज होती है ये कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर 46। ब्लब्बर वसा किसमें पाई जाती है? ब्लब्बर एक वसा का नाम है, ब्लब्बर फैट, ये किस में पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है शेर, सेकंड है व्हेल, थर्ड है नवजात शिशु और फोर्थ है सभी। अब देखो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो किस में होती है? व्हेल में ब्लब्बर वसा पाई जाती है और हाथी में ब्लब्बर वसा उपस्थित होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। टीआरएनए में ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे, टीआरएनए संबंधित इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है 5 डेज एंड पर CCAOH उपस्थित होता है, ये गलत है क्योंकि 3 डेज एंड पे होता है। टी साइन सी पर CCAOH उपस्थित होता है, ये भी आपका गलत है। DHU लूप एमिनो एसाइल सक्रिय एंजाइम से जुड़ने के लिए होता है, ये सही है आपका। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो क्लोरलिप मॉडल ये होले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, जो कि मेथी की जो पत्तियां होती है उसी के समान इसका संरचना होती है। नेक्स्ट अब 48। प्राणियों के शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लाइकोजन होता है ये ग्लूकोज का बहुलक होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, और ग्लाइकोजन ही क्या होता है? प्राणियों के शरीर में संचित भोजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एक अनपचायक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा कौन सी होती है? इनमें से ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है सुक्रोज, फोर्थ है माल्टोज। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है सुक्रोज और फोर्थ है माल्टोज। तो अनपचायक शर्करा सुक्रोज होती है। ये हमने ग्लूकोज की बात कर ली, फ्रुक्टोज, ये दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज उपस्थित होता है। ग्लूकोज को हम और क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं, हमारी ब्लड में पाई जाती है ब्लड शुगर। इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर। इसके अलावा फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रूट शुगर, फ्रूट में उपस्थित होती है। और सुक्रोज है तो ये सामान्य, इसे हम टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर, टेबल शुगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है रूबिस्को, सेकंड है कैटेलेज, थर्ड है ट्रांसफ्रेज और फोर्थ है कोई नहीं।
तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूबिस्को जो एंजाइम ही है एक प्रकार का, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन ये रूबिस्को होती है और ये पादप की क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होती है। CHI क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं, 50+ क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, क्योंकि ये सभी 50 क्वेश्चन है। इसके साथ में हमने थ्योरी भी कंप्लीट की है, क्योंकि जो ऑप्शंस है उनको भी हमने साथ में डिस्कस किया, तो इस 50+ क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में लगभग 40 के समथिंग या 50 के समथिंग क्वेश्चन जो बनते हैं और वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ त्रुटियां रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देते हैं। कुछ डाउट आपके हैं किसी क्वेश्चन से संबंधित, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।